नमस्कार दोस्तों, आज आप सीखेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह करने से पहले आप जानेंगे कि विराम का अर्थ क्या है। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। विराम ऐसे चिन्ह हैं जो वाक्यों के सही उच्चारण, अर्थ और प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। देखिए, जब हम किसी वाक्य को या शब्दों से युक्त वाक्यों को बोलते हैं, यदि हम लगातार बोलेंगे तो उसमें भाव, सौंदर्य, रचनात्मक का अभाव होगा। विराम चिन्ह इसी अपूर्णता को पूर्ण करते हैं। तो देखिए, विराम, ठहराव या रुकना, इसी प्रकार वाक्यों में भी इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले आप जानेंगे विराम चिन्ह के सबसे पहले अल्प विराम के विषय में। अल्प विराम जिसको आप ऐसे लिखते हैं और इसे आप वैसे कोमा भी कहते हैं। वाक्य के बीच में जब हम थोड़ा रुकते हैं या छोटे छोटे वाक्यांशों या क्रम में आने वाले शब्दों के बीच में इसका प्रयोग होता है। देखिए, जैसे मैंने आम, अमरूद, केला और सेब खरीदा। अब देखिए, आम, अमरूद के मध्य यहाँ अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, अर्थात कोमा का प्रयोग हुआ है। ठीक वैसे ही अमरूद और केला के बीच में यदि इनका प्रयोग ना हो तो ये वाक्य नीरसा लगेगा। तो ये वाक्य की नीरसता को दूर करते हैं। मैंने आम, अमरूद और केला, यहाँ देखिए, यहाँ कोमा का प्रयोग हुआ है, यहाँ हुआ है केला और सेब खरीदा। मैंने आम, अमरूद, केला और सेब खरीदा। इस प्रकार ये वाक्य बना है। इसके आगे आप जानेंगे अर्धविराम के बारे में। देखिए, अर्धविराम का चिन्ह कैसे लिखते हो, इस प्रकार से। अल्पविराम क्या था? जहां आप कंटिन्यू जो लगातार शब्द आ रहे थे उसमें आपने अल्पविराम का प्रयोग किया था। अर्धविराम का प्रयोग होता है जब हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते समय जहां थोड़े विराम की आवश्यकता होती है, कम विराम की आवश्यकता होती है, तो इस अर्धविराम को प्रयोग करते हैं। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। विराम मतलब ठहराव। जहां वाक्य बनाते हुए कम ठहराव की आवश्यकता हो तब इसका प्रयोग करेंगे। वाक्यांशों के बीच जहां पूर्ण विराम में कम ठहराव की आवश्यकता होती है, इसका ये अर्थ है। जैसे देखिए, मैंने उसे समझाया। अब मैंने उसे समझाया है, मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ, मुझे आगे वाक्य बनाना है, फिर भी वह नहीं माना। मैंने उसे समझाया, यहाँ विराम की आवश्यकता है। कौन सी विराम की आवश्यकता है? अर्धविराम की। फिर भी वह नहीं माना। इस प्रकार ये आपने अर्धविराम के विषय में जाना। अब आप देख रहे हैं पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम यानी कि पूरा विराम, जहाँ पूर्ण ठहराव की आवश्यकता होती है, ऐसे वाक्यों में इस पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए आपके सामने दिया है, ये है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ वाक्य पूर्ण होता है, खत्म होता है, तो यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक इसी तरह वह पढ़ रहा है, ये पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। कहने का भाव ये है, जब हमारा वाक्य पूर्णतः खत्म हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो पूर्ण विराम, पूर्ण ठहराव की आवश्यकता होती है, जहां आप पूर्ण विराम का प्रयोग करते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है और इसका चिन्ह इस प्रकार से है। अब यहाँ जब आप प्रश्न पूछने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तब आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे, क्या तुमने खाना खाया? अब देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सेम ऐसे, कल वह कहाँ जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, इसी प्रकार यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। देखिए, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय यानी कि आश्चर्य, खुशी या दुख को प्रकट करने वाले चिन्ह। ये चिन्ह इस प्रकार है, जिसे आप विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। ये कब लगता है? जब वाक्यों में आश्चर्य, खुशी या दुख प्रकट हो, तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अरे वाह जहां लिखा हो, तब आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग करें। देखिए, उदाहरण रूप में, अरे वाह, यहाँ क्या है? विस्मय आदि बोधक का प्रयोग हुआ है। तुमने यह कैसे किया? इस वाक्य से क्या प्रकट हो रहा है? आश्चर्य। अरे वाह, तुमने यह कैसे किया? अब सेकंड वाक्य देखिए, वाह, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी विस्मय आदि बोधक का प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखिए, अरे यह क्या हो गया? यहाँ दुख को प्रकट किया गया है, तो यहाँ भी विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग। अब आप देख रहे हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देश यानी कि निर्देश बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह को आप ऐसे लिखते हैं। रेंज अर्थात सीमा दर्शाने के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। देखिए, जब हम दो संख्याओं या समय सीमा के बीच में अंतराल बताते हैं, अर्थात रेंज बताते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे आपने साधारणतः देखा होगा, इस तरीके से समय को हम अंतराल में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं समय के मध्य में।
बैठक 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी। यहाँ से का प्रयोग न करके हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे 1947 से 2024 तक भारत में बदलाव हुए, तो यहाँ भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए निर्देशक चिन्ह जैसे ही एक अन्य चिन्ह जिसे आप योजक चिन्ह कहते हैं, इसको लिखते भी ऐसे ही है, सेम है, समान है। ये शब्दों को जोड़ने के लिए जैसे युगल शब्द होते हैं, तो ऐसे शब्दों के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक यानी कि जोड़ने वाले चिन्ह। जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी प्रसिद्ध है, यहाँ राम और लक्ष्मण के मध्य में और ना लगाकर इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, यहाँ भी योजक का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अन्य जो भी है माता पिता, इसमें भी आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम योजक चिन्ह को देखिए। अब आप देख रहे हैं कोष्टक। कोष्टक जिसे आप ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये इसे आप कहते हैं मूल कोष्टक, इसे कहते हैं कोणीय कोष्टक, इसे कहते हैं आंगिक कोष्टक। मूल कोष्टक का प्रयोग आप अक्सर हिंदी भाषा में देखेंगे, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहले आप जानेंगे मूल कोष्टक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मूल कोष्टक का प्रयोग किया जाता है अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, यानी कि हमें किसी शब्द की विशेषता बतानी है, उसके विषय में अतिरिक्त जानकारी देनी है, तो ऐसे में हम मूल कोष्टक का प्रयोग करेंगे। इसका चिन्ह ये है। अब जैसे भारत विविधताओं से भरा है, मैंने भारत के विषय में अतिरिक्त जानकारी देनी है, विशेषता बतानी है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा? भारत एक महान देश। एक महान देश इसे मैंने मूल कोष्टक के अंदर लिख दिया, विविधताओं से भरा है। तो जब आप किसी शब्द की अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं या विशेषता बताना चाहते हैं, तब आप इस कोष्टक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है कोणीय कोष्टक। देखिए कोणीय कोष्टक का प्रयोग ऐसे में किया जाता है जब हम किसी शब्द को लिखते हैं, वह जो शब्द है कोई खास विशेषता नहीं बता रहा, यानी कि हमें पता नहीं चल रहा उस विषय में, तो ऐसे में उस विशेषता को यानी कि उस शब्द के विषय में हम स्पष्ट करने के लिए इस कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे वह हमारे शहर में आए, अब वह कौन हमारे शहर में आए, तो कौन आए, इस कौन को आप कोणीय कोष्टक के अंदर लिखेंगे। वह नेता हमारे शहर में आए। देखिए अब यहाँ लिखने से आपको पता चल गया कि वह किसके लिए आया है? नेता के लिए। तो इस प्रकार आप इस कोणीय कोष्टक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है आंगन कोष्टक। देखिए हिंदी भाषा में इस कोष्टक का प्रयोग न के बराबर होता है, क्योंकि इसका प्रयोग आप अधिकतर गणित में देखते हैं, गणित में इसका प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार करते हैं, जहां हम अतिरिक्त वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। और देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है नारंगी, संतरा, आम, ये 3 फल लिखते हैं, ये मैंने इसमें आंगन कोष्टक के मध्य डाल दिया। वाक्य क्या है? ये फल मैंने खरीदे। अब ये फल कौन से खरीदे? तो इसे आपने आंगन कोष्टक के अंदर डाल दिया। नारंगी, संतरा, आम, ये फल मैंने खरीदे। तो इस प्रकार ये को कौन बता रहा है? ये 3 फल बता रहे हैं इसके विषय में। इस प्रकार आपने कोष्टक चिन्ह के विषय में जाना। देखिए अब आप जानेंगे उद्धरण चिन्ह और पुनरुक्ति चिन्ह के बारे में। उद्धरण चिन्ह और पुनरुक्ति चिन्ह दोनों ही एक समान है, तो आप इसके विषय में जानेंगे। जैसे सबसे पहले है आपके पास उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जिसको आप कहते हैं कोटेशन मार्क्स, जिसे आप मोस्टली प्रयोग करते रहते हैं, अधिकतर इसको प्रयोग में लाते हैं, इसको कहते हैं कोटेशन मार्क। पुनरुक्ति जब हम किसी उक्ति को दोबारा कहते हैं, तो ऐसा चिन्ह पुनरुक्ति चिन्ह है, जो इस प्रकार से है। ये उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल कोटेशन मार्क, दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल कोटेशन मार्क। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है ये आप देख लीजिए। जैसे एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? किसी विशेष व्यक्ति के जब कथन को हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है। अब महात्मा गांधी जी विशेष व्यक्ति है, उनका जो कथन है सत्य ही ईश्वर है, तो इसे हम सिंगल कोटेशन मार्क के अंतर्गत रखेंगे। और दूसरी ओर से समझे पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति महात्मा गांधी जी का जो कथन है हम उसे रिपीट कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं, तो इसीलिए इसको इसके अंतर्गत भी रखेंगे। इसके बाद है शिक्षक ने कहा परीक्षा में सफलता की कुंजी। शिक्षक एक विशेष व्यक्ति है हमारे सामने, तो उनका जो कथन है परीक्षा में सफलता की कुंजी है, इसको रखेंगे एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत। अब देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या है, यानी कि डबल कोटेशन मार्क। जैसे राम ने कहा मैं घर जा रहा हूँ। राम एक साधारण व्यक्ति है, जहाँ किसी साधारण व्यक्ति के कथन के विषय में कहा जाता है, तो वहां पर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह अर्थात पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी उसने कहा मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अब उसका जो कथन है हम उसको रिपीट कर रहे हैं, पुनः कह रहे हैं, तो यहाँ भी पुनरुक्ति चिन्ह अर्थात उद्धरण चिन्ह का दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। इस प्रकार आप इस बात को समझिए। उद्धरण चिन्ह यानी कि कोटेशन मार्क्स, जिसको आप कोटेशन जो भी है जिसकी भी है आप उसको कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये सेम है। पुनरुक्ति चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह एक समान है। इसका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं, जैसे किसी की बात को हम रिपीट करते हैं, कहते हैं
तो इसे इस प्रकार से हम प्रस्तुत करते हैं। अब आप देख रहे हैं विराम बिंदु। विराम बिंदु का चिन्ह इस प्रकार से है। इन चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब वाक्य को अधूरा छोड़ा जाए और फिर विचार को लगातार दिखाने के लिए आप विराम बिंदु चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे मैं सोच रहा था कि यहाँ वाक्य को अधूरा छोड़ा गया है, इस प्रकार यहाँ पे विराम बिंदु चिन्ह का प्रयोग हुआ। छोड़ो फिर कभी बताऊंगा। मैं सोच रहा था कि छोड़ो फिर कभी बताऊंगा। यहाँ इस प्रकार विराम बिंदु चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जब आप वाक्य बोलने लगते हो और बीच में उस वाक्य को अधूरा छोड़ देते हो, तब इस विराम बिंदु चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अपने विचार को फिर प्रकट करेंगे। इसके बाद देखिए चिन्ह है डैश। ये डैश आपके सामने है, इस प्रकार का चिन्ह है। इसका प्रयोग विशेष विचार या जोर देने के लिए, जब आप किसी विचार को विशेषतः प्रकट कर रहे हैं या किसी बात को जोर देकर कह रहे हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये चिन्ह कौन सा है? डैश। जैसे मेरा सपना, अब यहाँ आप इस बात को जोर दे रहे हैं। मेरा सपना क्या है? देखिए, जो मैंने कभी नहीं छोड़ा आज सच हुआ। मेरा सपना जो मैंने कभी नहीं छोड़ा आज सच हुआ। इस प्रकार इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ हुआ है। किस प्रकार हुआ? जब आप इस बात को जोर देकर कह रहे हैं, विशेष विचार है, तो इस प्रकार इस डैश चिन्ह का प्रयोग हुआ। विवरण चिन्ह, देखिए विवरण चिन्ह इस प्रकार है। इसका प्रयोग होता है सूची देने के लिए। जब आप किसी लिस्ट को बनाते हैं तब इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे 3 चीजें चाहिए, मुझे 3 चीजें चाहिए। यहाँ देखिए, उन 3 चीजों की सूची के लिए यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से किताबें, कागज और कलम, इस प्रकार यहाँ सूची देने के लिए इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसका प्रयोग विस्तार देने के लिए किया जाता है। किसी चीज को विस्तार से कहने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह जानता था कि उसे क्या करना है। अब यहाँ क्या है? विस्तार से कहा जा रहा है। पहले अध्ययन और फिर परीक्षा। यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार किसी बात को विस्तार से कहने के लिए इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है उदाहरण देने के लिए, कि कोई एग्जाम्पल देते हैं तब इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई प्रकार के रंग होते हैं। अब कई प्रकार के रंग होते हैं, इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। ऐसे प्रस्तुत करने के लिए यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लाल, नीला, हरा और पीला। कई प्रकार के रंग होते हैं, लाल, नीला, हरा और पीला। इस प्रकार आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप जानेंगे सूचक चिन्ह के बारे में। देखिए ये चिन्ह इस प्रकार लिखते हैं। नाम से स्पष्ट है कि इसका प्रयोग समानता के लिए किया जाता है। जब आप किसी चीज को बराबर उसमें लाते हैं तो समानता चिन्ह के रूप में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिसे रात्रि, रात्रि को निशा भी कहते हैं, तो रात्रि के बराबर में निशा, तो ये आपका तुल्यता सूचक चिन्ह है। सूर्य का रवि, सूर्य को रवि भी कहते हैं, तो यहाँ तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसे आप नॉर्मली यहाँ बराबर भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हंसपद। हंसपद चिन्ह का प्रयोग होता है जब किसी वाक्य में छूट जाता है। जब हम वाक्य लिखते हैं, कोई शब्द ऐसा है जो हम लिखना चाहते हैं लेकिन गलती से वो रह गया है, तब आप हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके अपने बात को, अपने वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे वह कल घूमने गया। अब यहाँ पे क्या है? सुबह जो था वो लिखना भूल गया इस वाक्य में, तो हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके यहाँ सुबह लिख दिया तो हमारा वाक्य पूर्ण हुआ। वह कल सुबह घूमने गया। इस प्रकार हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए। राम और लक्ष्मण दोनों हैं। राम और लक्ष्मण दोनों हैं। यहाँ इनके मध्य में क्या है? भाई जो लिखना रह गया था, तो यहाँ पर हंसपद चिन्ह देखकर यहाँ भाई ऊपर लिख दिया है। इस प्रकार हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया है और देखिए इस प्रकार वाक्य भी पूर्ण बन गया है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं। इस प्रकार हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पाद चिन्ह, जिसको आप अंडरलाइन भी कहते हैं। ये कहाँ प्रयोग होता है? रिक्त स्थान के लिए, या विशेष रूप से जब आप किसी शब्द को या किसी बात को जोर देकर कहना चाह रहे हो, या किसी के महत्व को बता रहे हो, या आप किसी विशेष रूप से किसी चीज को स्पष्ट करना चाहते हो, तब आप पाद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में है, वह विद्यालय गया। यहाँ क्या है? रिक्त स्थान में था विद्यालय, अंडरलाइंड है। यहाँ पर रिक्त स्थान में विद्यालय था, तो इस प्रकार इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब आपको बताना है, शिक्षा के बारे में बताना है, तो यहाँ शिक्षा को अंडरलाइन कर देंगे, पाद चिन्ह दे देंगे इसका यहाँ पर। इस प्रकार आगे शिक्षा के विषय में आप लिखेंगे, तो इस प्रकार इस पाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
तो आपने इस प्रकार अनेकों चिन्हों के बारे में जाना। इस प्रकार आपने इस वीडियो में बहुत से चिन्हों के विषय में जाना है और अधिकतर चिन्हों का प्रयोग इस वीडियो में किया गया है। किसी भी चिन्ह को छोड़ा नहीं गया। कोशिश यही है कि समस्त चिन्हों का प्रयोग इस वीडियो में लाया जाए। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट में ये जरूर लिखिए यदि कोई चिन्ह रह गया है, आप इसे समझना चाहते हैं तो आप जरूर लिखिएगा ताकि इस बात को स्पष्ट किया जाए। और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सबका